नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 120 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं कई कई सालों से देख रहा हूं कि हमारे सामने हर साल घाटे का बजट आता है और कोई न कोई नया टैक्स हर साल बढ़ा दिया जाता है। जब टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो उससे वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है। उन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो सरकारी कर्मचारी और दूसरे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। मजदूर भी महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं और इस तरह से कई दिनों तक यह झगड़ा चलता रहता है, जिससे देश में कोई उन्नति नहीं हो पाती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को अपनी इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए। हमें यह बतलाया जाता है कि योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए धन की आवश्यकता है और इसकी वजह से नए नए टैक्स अगले साल आ रहे हैं तो लगाने ज़रूरी हो जाते हैं। मैं एक देहात का आदमी हूँ। देहात के आदमी को इस बजट को देखने से कोई आशा मालूम नहीं देती। वह इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं देखता जिससे अगले साल देहातों में कोई नई योजना शुरू की जाएगी ताकि उनके जीवन के आय व्यय में सुधार हो सके तथा उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। सरकार अगर अपनी आमदनी को अच्छी तरह से उपभोग करती तो सरकार ने जो टैक्स आज लगाए हैं उनको लगाने की आवश्यकता नहीं होती। महोदय, पहली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपने प्रशासन के ऊपर जो खर्च करती है वह ज़रूरत से ज़्यादा है। मैं अपने प्रदेश के देहातों की बात करता हूं। मैंने देखा है कि पहले हमारे 25-30 गांवों के बने एक सर्किल में एक ही छोटा अफसर रहता था। अब तो वहाँ गांव-गांव में पंचायत का सेक्रेटरी है, ग्राम सेवक है, ग्राम सेविका है और इस तरह के कई छोटे-छोटे अफसर हो गए हैं। अब हमारे यहाँ सर्किल में नौकरों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। पंचायत समिति में और जिला परिषद में भी कई नौकर बढ़ गए हैं। जिला में डिप्टी कलेक्टर तथा कमिश्नर के वहाँ भी हद से ज़्यादा बड़े अधिकारी भरे हुए हैं। इतने लोगों की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जब कोई नया बड़ा अफसर रखा जाता है या कोई नया दफ्तर खोला जाता है तो उसके लिए बिल्डिंग और क्लर्क तथा चपरासी रखने पड़ते हैं। उनके भत्ते, उनकी मोटरें, पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवरों का वेतन, इस तरह से सरकार का खर्च बढ़ता ही चला जाता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की फिजूल खर्ची की आवश्यकता नहीं है। शासन को एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए ताकि अनावश्यक सरकारी खर्चे में कमी हो सके। इसलिए सरकार धन के दुरुपयोग को रोके। महोदया, खाद्य स्थिति के संबंध में सरकार ने जो समीक्षा प्रकाशित की है उससे ज्ञात होता है कि खाद्य स्थिति अत्यंत गंभीर है। अवर्षण के कारण अनेक राज्यों में फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैसूर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भाग इस अवर्षण से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। संकट की गंभीरता का अनुमान
इस बात से भी लग सकता है कि इस समय 20 लाख व्यक्ति भिन्न भिन्न राज्यों में राहत के कार्य पर लगे हैं। हमारे अनुमान के अनुसार मार्च के महीने में यह संख्या 50 लाख तक हो जाएगी। प्रश्न यह है कि देश में कितने अनाज की कमी है? क्या सरकार उसका कोई ठीक अनुमान लगा सकी है? कुछ क्षेत्रों में यह शिकायत की जाती है कि खाद्य मंत्री महोदय, अनाज की कमी के आंकड़े 140 से 150 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न होता है कि क्या ये आंकड़े ठीक हैं? सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि आंकड़े एकत्र करने की सरकारी प्रणाली दोषपूर्ण है। यह भी कहा जाता है कि परिस्थिति को जितना गंभीर बताकर पेश किया जाता है, उतनी गंभीर परिस्थिति नहीं है। पूछा जाता है कि अगर देश में सचमुच में अनाज की कमी है, तो यह क्या कारण है कि कमी वाले क्षेत्रों में भी काले बाजार में अधिक दाम देकर जितना अनाज प्राप्त करना चाहें कर सकते हैं। शायद सरकार भी इस प्रश्न पर एकमत नहीं है कि देश में कितने अनाज की कमी है। आज के ही समाचार पत्रों में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लंदन के एक समाचार पत्र को जो भेंट दी है, उसका विवरण छपा हुआ है। प्रधानमंत्री महोदया का कहना है कि मैं उन्हीं के शब्दों को उद्धृत कर रहा हूँ। भारत में अन्न की कमी उतनी अधिक नहीं है जितनी कमी उसके अच्छे ढंग से वितरण की है। फिलहाल देश में अनाज का समान वितरण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि देश में अनाज की कमी है, लेकिन भूखमरी की हालत नहीं है। अनाज की कमी का खाका बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर खींचा गया है। सरकार जिस तरह से भिन्न भिन्न देशों से, वहाँ की सरकारों से, गैर सरकारी संस्थाओं से अनाज या दूध का पाउडर या अन्य उपयोग की वस्तुएं प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है, उससे तो यह पता लगता है कि परिस्थिति भयावह है। महोदया, एक बात साफ है कि अन्न की कमी के सवाल को कानून या व्यवस्था का सवाल बनाकर हल नहीं किया जा सकता। केरल में जो कुछ हुआ या पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है या अन्य प्रांतों में जो कुछ हो सकता है, उससे एक बात साफ है कि यदि राज्य सरकारें लाठी या गोली से जनता के असंतोष को दबाने का प्रयत्न करेंगी, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। देश में अनाज की कमी है। वितरण ठीक न होने के कारण कमी का प्रभाव और भी बढ़ गया है। उपसभापति महोदया, मैं आपके प्रति आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। महोदया, इस सदन में जब श्रीलंका समझौते के संबंध में माननीय मंत्री जी ने बयान दिया था, तो मैंने उस समय कहा था कि श्रीलंका का समझौता हमारे गले में हड्डी की तरह फंस गया है। इस पर मंत्री महोदय ने कहा था कि आपको गले में हड्डी दिखाई देती है, लेकिन मुझे तो नहीं दिखती है। उस समय मैंने कहा था कि 3 महीने के बाद आपको गले में हड्डी दिखाई देगी और ज़ोरदार ढंग से दिखाई देगी। उससे दर्द होगा और सारे शरीर में दर्द मालूम होगा। तो वह 3 महीने तो नहीं गुजरे, 2 महीने के बाद ही गले की हड्डी का दर्द बढ़ गया और सारे शरीर में, राष्ट्र के शरीर में वह दर्द आज व्याप्त है। मैं यह बात मानता हूँ कि श्रीलंका की जनता भारत की जनता से प्यार करती है, दोनों में मोहब्बत है, लेकिन भारत सरकार की गलती से विदेश नीति को ठीक से ना समझने के कारण भारत की तस्वीर श्रीलंका की जनता के बीच और वहाँ की सरकार के बीच भी बिगड़ रही है। जब यह समझौता हुआ तो उसका स्वागत हुआ था। उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, यह जो समझौते के अंतराल से
चीज निकल रही है वह गड़बड़ है। भारत विरोधी बयान लगातार आते जा रहे हैं। इस समझौते में हमें मिला क्या? ना तो तमिल वालों को संतुष्ट कर सके, ना सिंघली को संतुष्ट कर सके। उस गरीब जनता का कोई हिस्सा हमारे पक्ष में नहीं है। ऐसी भारी गलती तो मैं समझता हूँ एक बार और हुई थी, लेकिन इससे हल्की गलती थी। जिस समय तिब्बत पर भारत ने चीन की सॉवरेंटी मानी थी, उस समय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत सरकार का डिफेंस किया था। तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता मानना उचित नहीं है, यह कहा था। लेकिन आगे चलकर उसका नतीजा यह निकला कि हमको कई हजार एकड़ जमीन गंवानी पड़ी। स्टॉप।